हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, जैसे कि वैसे तो हमने काफ़ी सारे किए भी थे, बट टिश्यू वाले टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे जो हम आज के सेशन में करेंगे। बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही फास्ट चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने इस क्लास में लिए हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, कल रात को मैंने जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने बहुत सारे, इवन लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं वो दो वीडियो के अंदर, पहले वाले जो दो वीडियो हैं उनके अंदर कवर हो गए हैं। ठीक है, आगे ऐसे ही जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं हमारी जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। बस आपको इतना करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी थर्ड क्लास है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मांसपेशी को यानी कि मसल को बोन से जोड़ने वाला टिश्यू क्या है? क्या कहता है? ये कहता है कि किसको जोड़ना है, इस किसको? तो यहाँ पे देखिएगा, ये कहता है कि आपको जोड़ना है मसल। मसल को किससे जोड़ना है? बोन से जोड़ना है। यहाँ पे ना बोन से रिलेटेड दो टिश्यूज आते हैं, एक तो होता है लिगामेंट और दूसरा होता है टेंडन। लिगामेंट को कहते हैं स्नायु और टेंडन को कहते हैं कंडरा। ठीक है, ये आपको हिंदी में टर्म्स मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। मसल को जब बोन से जोड़ने की बात आती है तो आपका राइट आंसर होगा टेंडन। ठीक है, क्या राइट होगा? तो ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा टेंडन। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? टेंडन। ये मसल यानी कि मांसपेशी, मांसपेशी को किससे जोड़ता है? मांसपेशी को जोड़ता है हड्डी से। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, दो अस्थियां यानी कि दो हड्डियां, यानी आपको बोल रहा है बोन टू बोन। बोन टू बोन जोड़ने का काम जो है वो कौन सा टिश्यू करता है? यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कुछ नहीं याद करना है आपको, याद करना है बबली। ठीक है, क्या याद करना है आपको? सिर्फ इतना याद करना है कि बबली। बबली कौन है? कुछ भी मान लो। ठीक है, बबली। अब बबली से आपको ध्यान रखना है, बी से क्या होगा? बोन। ठीक है, बी से अगेन बोन। बोन टू बोन जोड़ने का काम कौन करता है? ली से क्या होगा? लिगामेंट होगा। ली से क्या होगा? लिगामेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसे आप हिंदी में स्नायु कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। तो आपको याद रखना है सिर्फ बबली। देखो दो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हमें समझ नहीं आता है कि लिगामेंट याद रखना है कि टेंडन याद रखना है। एक तो याद कर लोगे ना बबली करके। बबली में क्या होगा? बोन टू बोन, ली से लिगामेंट, और बाकी जो अनदर है यानी कि बोन और मसल को, तो आपका आंसर हो जाएगा टेंडन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, बाकी हमने देख लिया था। एडिपोज टिश्यू जो है ये आपकी वसा जहाँ पे स्टोर होती है आपकी बॉडी में, एडिपोज टिश्यू में होती है। बाकी आपका जो न्यूरॉन है ये आपके नर्वस सिस्टम की एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, जो कि सबसे लंबी यूनिट भी, सबसे लंबी सेल भी है आपकी बॉडी की। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? कौन सा मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? आपने देखा है ना, हर किसी का स्किन टोन अलग अलग होता है। किसी का गोरा होगा, काला होगा, ब्राउन कलर होगा। तो ये सब किसकी वजह से है? आपकी बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है मेलेनिन। जिसका नाम क्या है? मेलेनिन है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। जिसके अंदर मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होगी उसका कलर डार्क होगा, जिसके अंदर मेलेनिन की मात्रा कम होगी उसका कलर लाइट होगा। ठीक है, यानी कि कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। अब ये जो मेलेनिन है ना, ये आपको यूवी से प्रोटेक्शन देता है। किससे प्रोटेक्शन देगा? तो ये आपको यूवी से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यूवी, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, ये दिख नहीं रहा है ना, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें वो है जिसे आप पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जो सूरज से सीधा धरती पर आती हैं, बट ओजोन लेयर उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यूवी जो है ना, जैसे आपकी स्किन पे पड़ेगी तो ये जो मेलेनिन है ये आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा है ना, बहुत बार जो गोरे लोग होते हैं, जो फॉरेनर हैं, उनकी स्किन पे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिखाई देते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि कंटिन्यूसली सनलाइट पड़ने की वजह से उनकी जो स्किन है वो खराब हो गई थी, क्योंकि मेलेनिन उनकी बॉडी में कम होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से सरल उत्तक कौन सा है? सरल यानी कि सिंपल टिश्यू। यहाँ पे हम लोग ज्यादातर बात करेंगे आपके प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट में आपके दो टाइप के टिश्यू हैं, एक तो है सिंपल टिश्यू, ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक तो होता है सिंपल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि जटिल उत्तक। यानी कि जटिल उत्तक कौन से होते हैं? जटिल उत्तक। तो जटिल में तो आपको ध्यान रखना है, दो होते हैं, एक तो है फ्लोएम। कौन सा है? एक तो है आपके पास फ्लोएम और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपके पास जाइलम। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम
आपको यहाँ पे वैसे तो इसका इंग्लिश में PHC लिखा जाता है, बट फ साउंड कर रहा है ना, तो ये तो आपके पेड़ के अंदर फूड को कैरी करता है, फूड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाएगा। और यहाँ से जाइलम से याद रखिएगा वाटर यानी कि जल, वाटर यानी कि जल। ये कलर तो दिख रहा है ना आराम से, यस ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्लोएम जो है पत्तियां भोजन बनाएंगी, तो पत्तियों से खाना लेकर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाएगा पौधे में। और जो जाइलम है ये पानी का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जैसे जड़ों से पानी को डिफरेंट डिफरेंट पत्तियों तक, तने तक, फूल तक लेकर जाने का काम करेगा जाइलम। डन। अब यहाँ पे पूछा गया है सिंपल टिश्यू, तो ये सारे जो है वो आपके सिंपल टिश्यू के ही एग्जाम्पल है। इसे कहा जाता है पेरेन्काइमा। इसको ना हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मृदुतक, ठीक है। जैसे कि भोजन का निर्माण होना, श्वसन होना, ये सारे जो सिंपल सिंपल से ये जो वाले आपके प्रोसीजर हैं ये मृदुतक में होते हैं। उसके अलावा कोलेनकाइमा जो है इसे कहा जाता है स्थूल कोण उत्तक। ये एक मैकेनिकल सहारा यानी कि एक सहारा देने का काम करता है। आंधी तूफान आता है तो आपके जो पेड़ पौधे हैं वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि ये जो कोलेनकाइमा है वो इसको एक सहारा देगा, ठीक है, यांत्रिक सहारा देता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे गिरते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा है फिर तो क्या ही कर लेगा ना, ठीक है। स्केलेरनकाइमा जो है ये ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक, ये होता है दृढ़ोत्तक। ये भी पौधे को कठोरपन देता है, जैसे कि ना बहुत सारे पौधे होते हैं ना जिनमें रेशे युक्त चीजें होती हैं, जैसे कि नारियल का छिलका, अखरोट का कठोर वाला भाग, उनके अंदर जो टिश्यू है वो यही वाला होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं दृढ़ोत्तक, ठीक है। तो ये सारे ही सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, और ये सारे ही कैसे हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, यानी कि विभज्यों तक, यानी कि ये जो टिश्यूज हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। क्लियर? तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टिश्यू से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ। एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी, एंड उसको हिंदी में कहते हैं औतिकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ से पूछा जा सकता है, औतिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो ये मेलपिगी जो है, मेलपिगी या मार्सेलो मेलपिगी, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेलपिगी। और ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या? हिस्टोलॉजी या औतिकी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारे जो बॉडी में क्या होती है, सेल्स, और यही सेल्स जब आपस में काफ़ी सारी मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और यही टिश्यू जब आपस में मिलते हैं इनको हम कहते हैं उत्तक। यही टिश्यू जब सेम टाइप के टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं। और यही अंग जब आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है, जैसे आपने देखा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सेम ही प्रकार का काम करेंगे। जैसे कि पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं जो पाचन का काम करते हैं। अब श्वसन तंत्र में जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे रेस्पिरेशन का काम करते हैं। कुछ इस तरीके से मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो एक बॉडी बन जाती है, एक पूरा शरीर बन जाता है, समझे। तो टिश्यू का निर्माण कैसे होता है? जब सेम ही टाइप की सेल्स मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती हैं। क्लियर? यानी कि उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक जो शब्द है, ये जो टिश्यू वर्ड है, किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? बिचट ने प्रयोग किया था। और दिया किसने था? तो दिया था मायर ने। फिर से देख लीजिएगा, जहाँ पे हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? मेलपिगी हैं। ये जो शब्द है उत्तक, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बिचट ने। और ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड है, ये जो हिस्टोलॉजी वर्ड है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था साइंटिस्ट मायर ने। डन, आई थिंक आपको ये याद रहेगा। अस्थि को कठोर यानी कि बोन को एक हार्डनेस और फ्लेक्सिबल कौन प्रदान करता है? फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, कोलेजन के फाइबर, कैल्शियम के सॉल्ट, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों ही। कोलेजन फाइबर जो होते हैं, जो आपकी स्किन में होते हैं, जो इलास्टिसिटी देने का काम करते हैं, लचीलापन देने का काम करते हैं, और जो कैल्शियम है ये थोड़ा हार्डनेस देने का काम करेगा। तो दोनों ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विभज्योतक तथा स्थायी उत्तक हैं। विभज्योतक होता है आपका मेरिस्मेटिक,
ठीक है, जो डिवाइड होता है, और स्थायी का मतलब होता है परमानेंट टिश्यू। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास ऑप्शंस है तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्व टिश्यू, सेकंड है मसल टिश्यू, थर्ड है कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड फोर्थ है प्लांट टिश्यू। तो ये दोनों चीज़ें ना आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, प्लांट टिश्यू के अंदर देखने को मिलेंगी। और स्थायी या परमानेंट, परमानेंट आपके कौन से हो जाएंगे, जो आपके जटिल वाले हैं। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लांट टिश्यू जो है वो इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब में ये नहीं देखने के लिए मिलेंगे आपको। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, जाइलम और फ्लोएम किस टाइप के उत्तक हैं, तो कहाँ पे मिलेंगे, प्लांट में, और क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जो भी जल है, फूड है, उसको पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कई बार पूछा जाता है जाइलम, तो ये पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, ज से जल याद रख लीजिएगा, और फ से फूड याद रख लीजिएगा। तो इस तरीके से दोनों ही हो जाएगा। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, ये आपकी वेस्कुलर टिश्यू भी कहे जाते हैं, संवहनीय ऊतक भी कहे जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही ये कैसे हैं, जटिल ऊतक हैं। कैसे टिश्यू हैं, तो ये है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फास्ट चल रहे हैं, जानते हैं ना क्यों फास्ट चल रहे हैं, आप लोगों का एग्जाम है। मैं चाहती हूँ कम से कम समय में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत फास्ट है तो आप थोड़ा स्लो करके देख लेना, और जिसको ये स्पीड भी कम लग रही है वो फास्ट करके देख लीजिएगा। देखना ज़रूर है, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके एग्जाम में। उसके साथ साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपनी स्टेटस पे लगा दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा इसको फैलाओगे आपका भी भला होगा। ये नहीं सोचना है कि हमारा एग्जाम है, अगर इनमें से क्वेश्चन आ गए तो दूसरा भी सही कर लेगा, नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी है। हमें हेल्दी कंपटीशन करना है। आपकी जो मेहनत है ना वो आपके साथ, अगर आपने मेहनत करी होगी तो इन वीडियोस को शेयर करने से आपकी मेहनत पे, आपके एग्जाम पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपको इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप स्टेटस लगाइए, कहीं भी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ये आप लोगों का काम है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वे ऊतक जो रेशा उत्पन्न करने वाले पादपों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको दृढ़ोतक ऊतक बताया था ना। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये वाला एक ऐसा टिश्यू है जो कठोरता प्रदान करता है, जो रेशेनुमा स्ट्रक्चर देता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग मतलब आप बोल सकते हैं जो एक हार्डनेस और एक मजबूती से प्रदान करता है पौधे को, तो वो है आपका दृढ़ोतक ऊतक। और जैसे कि नारियल का छिलका वगैरह, ठीक है, उसके अंदर आपको यही वाला टिश्यू देखने को मिलेगा। क्या कह रहा था, जो रेशा उत्पन्न करता है। अब रेशा क्या है, नारियल के छिलके में रेशा ही तो है ना। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तने की मोटाई में वृद्धि का कारण कौन सा ऊतक है, आपके पास ऑप्शंस हैं शीर्षस्थ विभज्यतक ऊतक, सेकंड है पार्श्व यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड है लेटेरल, थर्ड है इंटरकैलरी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो शीर्षस्थ होता है ना एपिकल, ये होता है पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करता है। ऊपर से और नीचे से भी तो पौधा आपका बढ़ता है ना, जड़ें वगैरह फैलती हैं, तो उसमें कौन सा टिश्यू काम आता है, शीर्षस्थ, जिसे आप बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, सेकंड जो है ये आपका है लेटेरल। लेटेरल जो है ये तने की मोटाई में वृद्धि करता है। तने की मोटाई में वृद्धि करने का जो काम है, या पौधे की जो मोटाई में वृद्धि करता है, उसे आप कहते हैं पार्श्व टिश्यू। एंड थर्ड जो है अंतर्वेशीय अंतर्विस्त्र, जिसे आप इंटरकैलरी कहते हैं। ये आपके जो नोड्स होते हैं ना, जैसे पत्तियां हैं, तने हैं, जैसे कि आपका कोई पौधा है, अब यहाँ से ये वाला है तो यहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे, तो ये जो नोड्स होते हैं नोड्स पे स्थित होता है, और जो एक तरीके से मोटाई चौड़ाई इन सबको बढ़ाने में सहायता करता है, वो कौन सा है, इंटरकैलरी होता है। तो क्या पूछा है, तने की मोटाई, तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है आपका बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ये आपके लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है, ये मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है, और ये इनर अंदर की तरफ से वृद्धि करने में और नोड्स पे ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गन्ने के पादप के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता है फिर भी वो वृद्धि करता रहता है। ये किस पदार्थ की उपस्थिति की वजह से होता है, आपने देखा होगा ना, गन्ने को काटेंगे फिर भी वो वृद्धि करता रहता है, क्योंकि हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा काट दिया, हमने उसका एपिकल वाला पार्ट काट दिया, फिर भी वो वृद्धि कर रहा है। वो इस वजह से होता है क्योंकि वो नोड से, अब जो उसके नोड होते हैं वो वहाँ से वृद्धि करने लग जाता है, और नोड्स पे कौन सा टिश्यू होता है, तो ध्यान रखिएगा जो अंतर्विष्ट होता है आपका, इसको आप कर लीजिएगा, इंटरकैलरी जो टिश्यू होता है वो यहाँ पे काम आता है। ठीक है, डी देखिए, सॉरी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा टिश्यू है, ये भी शायद गलत हो गया होगा, चलिए, इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है जो
ऑर्गन्स को, जो अंगों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे सुन लीजिएगा, मैंने आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा टिश्यू है जो ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो उसे आप क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, संयोजी ऊतक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जो उपकला ऊतक है ना, जो जिसको आप एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ये होता है पर्टिकुलर कोई भी जो ऑर्गन है उसका जो ऊपर का जो आवरण है, उसकी जो आउटर लेयर जो होती है वो बनाने का काम करता है एपिथेलियल। ठीक है, और जो तंत्रिका टिश्यू है वो तो आप जानते ही हैं कि जो आपके नर्वस सिस्टम का ये एक आपका पार्ट है। क्लियर? तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसको मैं एक बार थोड़ा चेक करती हूँ ना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा चलो मैं इसको एक बार चेक करके बताती हूँ आपको। नेक्स्ट देखिएगा, सतत विकास में सम्मिलित कौन सा है मुख्यतः? आपसे पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने संसाधनों का उपयोग करें, ताकि आपकी जो भविष्य की पीढ़ी है उनको भी पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर रिसोर्सेज हैं उनको भी मिलें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हम इसके अंदर किस किस को शामिल करते हैं। इसके यहाँ पे ना 3-4 बातें यहाँ पे कही गई थी कि अगर हम सतत विकास करना चाहते हैं, सतत विकास, टिकाऊ विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसके अंदर 3 चीजें शामिल की गई थी कि आपको इन तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों को लेकर चलेंगे ना तो उसे ही, उस डेवलपमेंट को ही क्या बोला जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास या सतत विकास कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे ना इसके अंदर 3 चीजों को शामिल किया गया है। आर्थिक विकास की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इकोनॉमी ही बहुत ज्यादा वीक जा रही है, ऐसा नहीं। पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, कंजर्व करना, प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सामाजिक समानता होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई तो है बहुत ज्यादा रिच है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, और जो अमीर है वो बहुत ज्यादा जो रिसोर्सेज है उनका यूज कर रहे हैं। नहीं, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा और इन 3 चीजों को शामिल किया गया है। अगर आप इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट करेंगे, जो विकास करेंगे, उसे ही हम कहते हैं सतत विकास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सतत विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास, जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी वही इसका आंसर हो जाएगा। संसाधनों का बिल्कुल दोहन नहीं करना, संसाधनों का बहुत कम दोहन करना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना, या भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का दोहन करना, इसे ही तो हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो काफी लंबे समय तक रहे। अगर आपने बहुत जल्दी ही संसाधनों का, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल वगैरह है, पानी है, अगर आपने इनका बहुत जल्दी ही बहुत बेफिजूल तरीके से इस्तेमाल किया तो ये तो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे ना, नहीं रहेंगे। अगर ये रहेंगे ही नहीं तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट भी तो रुक जाएगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हमेशा जो विकास है वो बना रहे, तो आपको हमेशा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही क्या करना होगा? इनका इस्तेमाल करना होगा। समझे? नेक्स्ट देखिएगा, ये 2 क्वेश्चंस जो है ये आपके बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित होता है। सेकंड कहता है भारत में जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वो है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। ये कल के सेशन में बताना रह गया था, इसी वजह से मैंने आज के सेशन में क्वेश्चन लिया है। एक्चुअली ना हॉटस्पॉट क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और हमारे भारत में ऐसे 4 हैं, भारत में 4 हैं, और वो 4 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला तो आपका ये वाला जो हिस्सा है जिसे आप क्या कहते हैं? पूर्वी हिमालय। कौन सा हिस्सा है? तो ये है आपका पूर्वी हिमालय। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ये वाला हिस्सा है वेस्टर्न घाट, ये आपका जो केरल वाला, ये कर्नाटका वाला हिस्सा है, ये कौन सा है? वेस्टर्न घाट, जिसे आप कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एक आपका और आता है सुंडालैंड। यहाँ पे जो अंडमान निकोबार से लेकर फिलीपींस तक का जो एरिया है, फिलीपींस तक का, इसे आप कहते हैं सुंडालैंड। ठीक है, और ये वाला जो आपका हिस्सा है ये है इंडो बर्मा। ये कौन सा है? ये है आपका इंडो बर्मा, यानी कि इसके अंदर आपका जो है भारत से लेकर म्यांमार वाला हिस्सा आता है। तो यहाँ पे हमारे भारत में 4 ऐसे हॉटस्पॉट एरिया हैं, जल्दी जल्दी से याद कर लीजिए। एक तो है पूर्वी हिमालय, सेकंड है पश्चिमी घाट, थर्ड है सुंडालैंड, एंड फोर्थ क्या है? इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, आई थिंक ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा जो बायोडायवर्सिटी है, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कीजिएगा कि क्या हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए आप लोग। एक मिनट रुक भी जाइएगा थोड़ा सा।
चलिए ठीक है, मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी जो है ना, जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये आपका क्या है, आपका ग्लोब मान लीजिए, ये आपका 0 डिग्री जहां से जाता है जिसे आप कहते हैं इक्वेटर, जिसे आप क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये वाला जो हिस्सा है ना ट्रॉपिकल एरिया, जिसे आप कहते हैं उष्णकटिबंधीय एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे ना सूर्य सीधा चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जो बारिश होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी जो है भाप बन के जाएगा और वही फिर बारिश करेगा। अब जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है, वनस्पति बहुत ज़्यादा है, वनस्पति पे रहने वाले जो जीव हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो इसी वजह से इस वाले हिस्से में आपको बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पर जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे ना, या आपका ये साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ बहुत कम हो जाएगा, और इसी की वजह से यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर जीव ही मिलेंगे। अब बर्फ़ इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ जीव मिलेंगे, इतना अच्छा आवास नहीं होगा, खाने पीने के लिए सुविधा नहीं होगी, तो वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी भी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो सबसे कम अगर पूछा जाता है तो जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर सबसे कम मिलेगी, और ये वाला जो हिस्सा है उष्णकटिबंधीय हिस्सा जो है, यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। अमेज़न के जो वर्षा वन है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलती है, जो ब्राज़ील पेरू में स्थित है, और उसके अलावा ना यहाँ से अर्थ को 20% ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इसी वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। पूछा जाता है कि पृथ्वी के फेफड़े यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, क्योंकि वहाँ से 20% ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्जाम है, और मिलते हैं हम कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।